हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने जो आपका ये टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने अविश्वास प्रस्ताव, जितने भी आपके प्रस्ताव थे, विश्वास प्रस्ताव जो भी थे, आपके निंदा प्रस्ताव है, इसके अलावा जो आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, सारे जो इम्पोर्टेंट प्रस्ताव हमने डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास वो पिछली वाली अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज वाली जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे और इसमें संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपकी संसदीय जो कमेटियाँ हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है या बहुत सारी जो आपकी कमेटियां जो है संसद की है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें परमानेंट और आपकी अडोक जो समितियां होती है, कमेटीज़ होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अगर आप जो नए हो इस मतलब वीडियो पे, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो। ठीक है भाई, शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली हम आपको जीके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं नोट्स के माध्यम से। और कैरियर विल ऐप जो आपके ये डीके चौधरी सर है, उनके माध्यम से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और यहाँ पे जो पहला जो संसदीय जो विशेषाधिकार है, जिसको हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोलते हैं, तो ये संसदीय जो विशेष अधिकार होते हैं, ये आपके 105 आर्टिकल में दिए गए हैं भाई। तो संसदीय विशेषाधिकार कितने टाइप के होते हैं? मेनली 2 टाइप के होते हैं भाई। एक आपके होते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार, जिसको हम इंडिविजुअल प्रिविलेजेस बोलते हैं। दूसरा आपका होता है सामूहिक विशेषाधिकार, जिसको हम कलेक्टिव प्रिविलेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार है, उनका सोर्स है, इसका सोर्स क्या है भाई, स्रोत क्या है इसकी। तो पहला जो इसमें कुछ विशेष अधिकार जो होते हैं, वो हमें संविधान से प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे प्राप्त हुए हैं। कुछ जो विशेष अधिकार हमें संसदीय जो कानून द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कुछ विशेष अधिकार जो है हमें संसद के नियमावली से यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा कुछ हमें परंपराओं से भी हमें विशेष अधिकार मिले हैं। कुछ विशेष अधिकार हमें न्यायिक निर्णय जो है उससे भी मिले हैं। तो इस प्रकार से ये जो है सारे सोर्सेज है जहाँ से हमें ये विशेष अधिकार हमें मिले हैं। तो यहाँ पे बात करें कि जो संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं वो किसको प्राप्त होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात आपकी आ जाती है। तो संसदीय जो विशेषाधिकार आपके सदनों को यहाँ पे प्राप्त होते हैं। जो आपके सदन है भाई, लोकसभा और राज्यसभा जो है, इनको आपके संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो एमपी होते हैं, जो सांसद आपके होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको भी कुछ विशेष अधिकार, संसद के जो विशेष अधिकार यहाँ पे मिलते हैं। हमारे जो महान्यायवादी है, उनको भी मतलब संसदीय विशेषाधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा जो ऐसे मंत्री जो किसी भी सदन के मंत्री नहीं हैं, मीन्स यहाँ पे अगर वो मंत्री नहीं है किसी भी सदन के, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक हाउस की सदस्यता उसको प्राप्त करनी होती है, अगर उसको मंत्री पद पे बना रहना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी को विशेष अधिकार जो है संसद के प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर जो 14 जो किसकी बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपवाद के रूप में बेशक हमारा संविधान हम समानता की बात करता है, कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार यहाँ पे फिर भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो समानता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल नंबर 14, लेकिन कुछ जो है व्यक्ति हैं जिनको भाई विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे किनको जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे ही हम बात करें यहाँ पे विशेष अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 361 के तहत राष्ट्रपति और हमारे जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, उनको आर्टिकल नंबर 361 के तहत भाई विशेष अधिकार इनको जो है मिलते हैं, इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो दूसरे देशों के जो राजदूत हैं भाई,
ठीक है। तो जो राजदूत हैं, आपके एम्बेसडर हैं या फिर हाई कमिश्नर जो हैं, ठीक है, इनको भी क्या मिलते हैं भाई, इनको भी विशेष अधिकार जो है मिलते हैं। और जिनको विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे एम्बेसडर है दूसरे देशों को, जो कमिश्नर हैं भाई, इनके ऊपर ना तो क्रिमिनल और ना ही सिविल जो है प्रोसीडिंग यहाँ पे चलाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे ये विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं, जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर होते हैं, जब ये मतलब अपने इंडिया में दूसरे देशों के यहाँ पे इस पोस्ट पे हैं, तो भाई इनके ऊपर जो है कोई भी क्रिमिनल और कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे केस नहीं चलाया जा सकता। ऐसे जो है विशेष अधिकार इनको मिले हैं। बात करें कि यहाँ पे व्यक्तिगत विशेष अधिकार की, तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार एमपी ऑफ लोकसभा एंड एमपी ऑफ राज्यसभा जो है उनको दिए गए हैं, ठीक है। जब व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार दिए गए हैं। जबकि जो सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें, यहाँ पे कलेक्टिव जो आपके जो विशेषाधिकार की बात करें, तो इसमें सदनों को जो है प्राप्त होते हैं। जैसे ही सदनों को, जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा आपकी होगी, इनको कलेक्टिव जो है विशेषाधिकार प्राप्त है। जबकि व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो ये एमपी ऑफ लोकसभा एंड एमपी ऑफ राज्यसभा के पास है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार की, तो प्रत्येक सदन को सदन में संविधान और जो आपकी संसदीय नियमों और आदेशों के अधीन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 105 105 का यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 105 क्या कह रहा है कि प्रत्येक सदन को सदन में संविधान, संसदीय नियमों और आदेशों के अधीन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लेकिन दल बदल कानून इस अधिकार को कहीं ना कहीं यहाँ पे सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है। अगर पार्टी के ख़िलाफ़ कोई भी बात करता है, पार्टी के ख़िलाफ़ जो है कोई अगर बात करता है, तो उसके जो है पार्टी क्या करती है, उसके ख़िलाफ़ व्हिप जारी कर देती है, ठीक है भाई। क्या जारी कर देती है? व्हिप जारी करती है। तो यहाँ पे और उसको सदस्य पद से हटा भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है चीज़ें आपको दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि कोई भी जो संसद है, कोई भी संसद सदस्य संसद के किसी भी सदन या समिति में कही गई बात या मतदान के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ये भी आर्टिकल नंबर 105 कहता है भाई। आर्टिकल नंबर 105 क्या कह रहा है कि जो संसद सदस्य संसद के किसी सदन या समिति में कही गई बात या मतदान के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि संसद सत्र में है, ठीक है, अगर जो है संसद का जो सेशन चल रहा है भाई सत्र में है, तो न्यायालय द्वारा उन्हें साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो हमारी जुडिशरी है उसको जो है भाई प्रूफ के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर संसद जो है सत्र में आपका सेशन में चल रही है, तो न्यायालय के द्वारा साक्ष्य देने के लिए किसी को भी यहाँ पे बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे जो यहाँ पे जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार जो संसद के यहाँ पे लोगों को दिए गए हैं, जो एमपी को दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात करें कि संसद अगर सत्र में है, चौथा पॉइंट इम्पोर्टेंट भाई क्या कह रहा है कि अगर संसद सेशन में है, तो सत्र के दौरान और सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किंतु दांडिक जो मामले हैं उनमें जो है यहाँ पे छूट नहीं होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है भाई। अगर संसद का जो सेशन चल रहा है, तो सेशन जो है शुरू होने के 40 दिन पहले और सेशन जो है ख़त्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में यहाँ पे किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो सदन में आपका है एमपी ऑफ मतलब जो लोकसभा एंड राज्यसभा है उसको और ना ही जो है उनको जो भाई सिविल मामलों पर जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि जो दांडिक जो मामले हैं उनमें जो है इनको छूट यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका जो सामूहिक विशेषाधिकार है, जिसको हम कलेक्टिव प्रिविलेजेस बोलते हैं, तो इसमें जो पहला पॉइंट की बात करें कि प्रत्येक सदन को अपनी रिपोर्ट और बहस को और कार्यवाही को प्रकाशित करने या प्रकाशन से रोकने का अधिकार होगा और इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 105 का कहना है, ठीक है भाई।
जब कलेक्टिव जो है यहाँ पे प्रेवलेंसेस दिए गए हैं, जो सामूहिक विशेषाधिकार में जो सदन आ जाते हैं, और जो आपके व्यक्तिगत विशेषाधिकार में आपके एमपी ऑफ लोकसभा यहाँ पे राज्यसभा आ जाते हैं, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक सदन, जैसे हम लोकसभा की बात कर लेते हैं या फिर राज्यसभा, तो लोकसभा या राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट और बहस को और कार्यवाही को प्रकाशित करने, ठीक है, या फिर प्रकाशन से रोकने का अधिकार होगा, और इसके विरुद्ध वही कार्यवाही नहीं हो सकती। ऐसा आर्टिकल नंबर 105 में यहाँ पे विशेष अधिकार जो है, सामूहिक विशेषाधिकार संसद को, सदनों को जो यहाँ पे दिया गया है। दूसरी बात करें कि प्रत्येक सदन को अपनी कार्यवाही नियम निश्चित करने के अधिकार होंगे, और उससे उपजे विषय पर निर्णय करने की यहाँ पे शक्ति होगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पे प्रत्येक सदन को अपनी कार्यवाही नियम निश्चित करने के अधिकार होंगे, और उससे उपजे विषय पर निर्णय करने की शक्ति यहाँ पे दी गई है। ये आपका है। तीसरा यहाँ पे जो विशेषाधिकार है, सामूहिक विशेषाधिकार की यहाँ पे बात करें तो इसमें जो तीसरा है, वह कार्यवाहियों में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। ठीक है, तो जो भी कार्यवाही चल रही है उसमें किसी भी अन्य व्यक्ति को उपस्थित होने की मतलब अनुमति भी दे सकता है संसद, और यहाँ पे उसको रोक भी सकता है। चौथा यहाँ पे पॉइंट की बात करें, जो सामूहिक विशेषाधिकार में जो सदनों को दिए गए हैं, यह किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को सदन की अवमानना करने या विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दंड भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सामूहिक विशेषाधिकारों में जो सदन है उसको एक पावर ये भी दी गई है कि भाई कोई व्यक्ति हो या फिर मतलब किसी भी सदस्य है, उसको अगर वो सदन की अवमानना कर रहा है तो उस केस में संसद को, जो यहाँ पे सदनों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं भाई, ठीक है, उसको दंड यहाँ पे वो दे सकती है। पांचवा यहाँ पे पॉइंट की बात करें, या किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरुद्धि या न्यायालय द्वारा सजा से मुक्त होने या उसे दोषी सिद्ध होने की दशा में तुरंत सूचना प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई आपका ये भी, या किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निरुद्धि या न्यायालय द्वारा सजा से मुक्त होने या उसे दोषी सिद्ध होने की दशा में तुरंत सूचना प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो 6 जो पॉइंट है इसमें, जो सामूहिक विशेषाधिकार में, इसमें सदन कोई जांच करा सकता है या गवाहों को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी जांच करा सकता है और गवाहों को उपस्थित होने का यहाँ पे जो है आदेश, ऑर्डर भी दे सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सदन की सीमा के भीतर सदन के पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही सिविल या क्रिमिनल जो है कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। तो ऐसा भी सदनों को यहाँ पे विशेष अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं, सामूहिक विशेषाधिकार। भाई सदन के भीतर, सदन की सीमा के भीतर सदन के जो पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य या फिर कोई अन्य व्यक्ति को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही कोई सिविल या फिर क्रिमिनल जो है यहाँ पे प्रोसीडिंग उस पर चलाई जा सकती है, शुरू की जा सकती है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विशेषाधिकार थे, जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है और सामूहिक विशेषाधिकारों की यहाँ पे हमने बात की। ठीक है, इंडिविजुअल कलेक्टिव जो है प्रिविलेजेस की बात की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा भाई, बजट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, जो बजट है भाई, इसके जो कौन से आर्टिकल में आपका ये आता है, कितने से लेकर कितने आर्टिकल तक आपका बजट है, वो हमारे संविधान में मेंशन है भाई। तो जो बजट है वो आर्टिकल नंबर 112 से लेकर 117 तक जो है यहाँ पे है। तो आर्टिकल नंबर 112 से 17 तक क्या है भाई, जो बजट है हमारा, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो 5 जो स्टेजेस हैं इसकी, पहली जो इसमें जो बजट है उसका प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की बात की गई है। दूसरा यहाँ पे सामान्य जो चर्चा है, जो जर्नल डिस्कशन होता है बजट के ऊपर, उसकी बात की गई है। तीसरा यहाँ पे जो अनुदानों की मांग पर जो चर्चा और मतदान होती है उसकी बात की गई है। तो अनुदानों की मांग पर चर्चा मीन्स यहाँ पे डिस्कशन और वोटिंग की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे
नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है उसमें हम विनियोग विधेयक की बात करेंगे। विनियोग विधेयक जिसको हम कहेंगे एप्रोप्रिएशन जो बिल, भाई खर्चे से रिलेटेड आपका ये होता है। विनियोग का मतलब ही खर्चा होता है। पांचवी जो है स्टेज में हम देखेंगे वित्त विधेयक जिसको फाइनेंस जो बिल, ये आपके टैक्स जो से रिलेटेड आपकी चीज़ें आ जाएंगी भाई इसमें। तो यहाँ पे इन सभी की हम बात करेंगे अब, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो फैक्चुअल जो पॉइंट्स है बजट के ऊपर उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ पे बात हम करें कि भाई बजट शब्द है वो हमारे संविधान में हालांकि कहीं पर भी मेंशन नहीं है जो बजट शब्द, ठीक है। इसकी जगह जो बजट की जगह हमारे संविधान में क्या लिखा है, बजट की जगह हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, या फिर इंग्लिश में हम कहें कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, जो कि भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई हमारे जो संविधान है उसमें कहीं पर भी बजट जो है शब्द वो आपका मेंशन कहीं पर भी नहीं है। बजट को मतलब दूसरी भाषा में मतलब दूसरी यहाँ पे वर्ड्स में यहाँ पे लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो बजट मेंशन नहीं है शब्द, उसकी जगह कौन सा शब्द है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलते हैं। हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है बजट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो बजट एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। बजट की अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंच भाषा का जो है शब्द है जिसको जिसका मीनिंग क्या भाई, जिसको मतलब बुजट कहते हैं, और बुजट है बुजैट। बुजैट का मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। बुजैट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। तो पहले चमड़े के थैले में ही बजट आपका रखा जाता था, इसलिए इसका नाम जो है बजट पड़ गया, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, बुजैट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहले चमड़े के थैले का यूज़ किया जाता था बजट के रूप में, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है बजट आपका पड़ा। बजट में अलग अलग मंत्रालयों के अनुदानों की जो है मांग होती है। अब बात करेंगे बजट है उसमें होता क्या है, तो भाई जो आपके अलग अलग जो मंत्रालय हैं जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है आपका है, गृह मंत्रालय है, तो ये सारे जितने भी मंत्रालय हैं वो अपने मतलब अनुदानों की मांग करते हैं, मतलब पैसों की मांग करते हैं, भाई हमारे इस डिपार्टमेंट को इतने जो है पैसे चाहिए, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो ये बजट में क्या होता है कि अलग अलग मंत्रालयों के अनुदानों की मांग इसमें होती है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के टाइम में क्या होता था कि इसको स्टार्ट किया गया था, अंग्रेज़ों के टाइम में इसको स्टार्ट किया गया था 1860 ईस्वी में। जेम्स विल्सन इम्पोर्टेंट यहाँ पे नाम है, जेम्स विल्सन ने बजट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले जो है जेम्स विल्सन ने ही 1860 में भाई अंग्रेज़ों के समय में ये आपका इंट्रोड्यूस किया था, और 1860 में उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल जेम्स विल्सन के टाइम में कौन होता था, भारत का गवर्नर जनरल था भाई लॉर्ड कैनिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो जेम्स विल्सन 1860 में इनके द्वारा ये आपका बजट आपका पहली बार जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो जब सबसे पहले इसी ने इंट्रोड्यूस किया तो इसी को ही क्या कहा जाने लगा भाई, जेम्स विल्सन को ही भारत में बजट का फादर कहा जाने लगा, ठीक है। तो बजट है उसके फादर कौन है, बजट के पितामह किसे कहा जाता है भाई, जेम्स विल्सन को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले 1860 में जो है बजट को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत का जो है बजट का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो शुरुआत में जो बजट एक ही हुआ करता था, ठीक है भाई। आपका जो शुरू में जब आपका ये बजट आया तो भाई हमारा जो रेलवे का जो बजट और हमारा जो जनरल बजट है, ठीक है, जो सामान्य जो आम जो बजट होता है, आम बजट और रेलवे का बजट है, दोनों भाई एक होके आते थे, मतलब एक ही बजट में रेलवे का भी बजट था और आपका आम बजट दोनों एक ही होता था, ठीक है। फिर बाद में जो है 1921 में आर्क बर्थ जो है कमेटी आपकी बनी। 1921 में क्या होता है कि आर्क बर्थ कमेटी बनती है, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी कि भाई रेलवे का जो है और आम बजट है उनको अलग अलग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 1921 में जो एक कमेटी बनी जिसको कहते हैं आर्क बर्थ कमेटी, इसने कहा कि भाई रेलवे का बजट अलग होना चाहिए और आम जो बजट है वो भाई क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो 1921 के बाद में अगले ही भाई 3 साल बाद 1924 में
तो अगले 1924 में क्या होता है कि भाई रेलवे और आम बजट है उसको अलग अलग यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, रेलवे और आम बजट है वो सबसे पहले कब अलग अलग आपका हुआ, 1924 में हुआ। 1921 में आपकी एक कमेटी आई थी जिसको कहते हैं हम आर्क बर्थ कमेटी। इसी ने ही सिफारिश की कि भाई रेलवे का बजट अलग होना चाहिए, आम बजट अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अलग अलग जो बजट आपका रेलवे और आम बजट आपका आया 1924 में। लेकिन भाई 2017 की बात करें तो 2017 में बीजेपी सरकार थी, तो उन्होंने रेलवे और आम बजट को फिर से जो है कंबाइन कर दिया, फिर से इसको एक कर दिया, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई जो आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बजट की जो कोई डेट फिक्स यहाँ पे नहीं होती, बजट कब रखा जाएगा, ठीक है, इसकी कोई डेट फिक्स आपकी नहीं होती। सरकार अपने हिसाब से बजट की डेट यहाँ पे चेंज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि जो अमूमन जो बजट है वो फरवरी में आपका रखा जाता है, ठीक है। तो मार्च में भी यहाँ पे ये रखा जा सकता है। तो बजट है वो फरवरी में भी रखा जा सकता है, मार्च में भी। तो पहले क्या होता था कि बजट है फरवरी के आखिरी वीक के आखिरी दिन आपका जो है ये लगभग जो है आखिरी वीक का आखिरी जो दिन आपका लगभग 28 फरवरी होता था। 4 साल में जो आपकी लीप ईयर होती है वो 29 जो फरवरी भी आपकी हो सकती थी, ठीक है। तो पहले जो बजट है फरवरी के आखिरी वीक के आखिरी जो डे होता था उसको रखा जाता, मीन्स 28 फरवरी को यहाँ पे रखा जाता था। लेकिन अब जो बजट है वो आपका प्रेजेंट में भाई स्थिति देखें तो 1 फरवरी को आपका ये रखा जाता है बजट, ठीक है। तो बजट है उसको बनाता कौन है, बजट को कौन बनाता है, तो भाई जो फाइनेंस जो हमारा जो मिनिस्ट्री होती है, जो हमारी वित्त मंत्रालय होता है वो आपका बजट बनाता है। तो जो बजट है उसको प्रिपेयर कौन करता है भाई, वित्त मंत्रालय करता है। फाइनेंस जो आपका मिनिस्ट्री होती है वो करता है। वित्त मंत्रालय के भी यहाँ पे भाई 5 डिपार्टमेंट होते हैं और इसमें आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है वो आपका बजट को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो बजट को कौन बनाता है भाई, वित्त मंत्रालय, या फिर यूँ हम कह सकते हैं कि भाई जो आर्थिक मामलों का जो विभाग हमारा होता है वित्त मंत्रालय में ही, ठीक है, वो जो है प्रिपेयर करता है इस बजट को, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ही इस बजट को प्रिपेयर करता है। बात करें कि 5 डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका राजस्व जो विभाग होता है, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है। दूसरा आपका जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है ये होता है भाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। एक्सपेंडिचर जो आपका विभाग होता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, ठीक है। तीसरा जो चौथा आपका है डिसइन्वेस्टमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, और जो 5वां होता है आर्थिक वित्तीय सेवाओं से संबंधित जो है विभाग, आर्थिक या वित्तीय सेवाओं से संबंधित विभाग। तो ये सारे जो हैं 5 डिपार्टमेंट होते हैं वित्त मंत्रालय में, ठीक है, जिसमें आर्थिक मामलों का जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो ही बजट को क्या करता है भाई, प्रिपेयर करता है, ठीक है। बात यहाँ पे करें नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, भाई जो बजट है उसको बनाने में लगभग जो है कितने यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो बजट को बनाने में लगभग 6 से 7 महीने आपके लग जाते हैं भाई, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है उसको जो है क्या होता है भाई, बजट में पहली साल का खर्चा कितना हुआ, ठीक है, और किस मंत्रालय ने कितना खर्चा किया, ये सभी जो है आपका बनाता है। और इसके साथ इसमें जो इस जो फाइनेंशियल ईयर में कौन सा मंत्रालय कितना पैसा जाता है ये भी यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मंत्रालय जो है इस फाइनेंशियल ईयर में कितना जो है पैसा चाहता है, ये सारा जो है भाई ये बताना होता है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो एक डॉक्यूमेंट है वो हर मंत्रालय के पास आर्थिक मामलों का विभाग है वो भेजता है, और इस प्रोसेस में लगभग आपके जो है 3 से 4 महीने भाई लग जाते हैं, ठीक है। भाई जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिसको भाई जितने पैसे की जो आवश्यकता होते हैं, जितने उनके खर्चे होते हैं, ठीक है, उसको पूछने के लिए भाई जो आपका आर्थिक मामलों का जो विभाग है हर डिपार्टमेंट, हर जो मिनिस्ट्री, हर मंत्रालय के पास में ये एक डॉक्यूमेंट भेजता है, और इस प्रोसेस में भाई 3 से 4 जो है महीने यहाँ पे लग जाते हैं। तो हर मंत्रालय अपना 1 फाइनेंशियल ईयर का जो पूरा डाटा भेजता है कि भाई हमें इतने करोड़ की आवश्यकता होगी इस आइटम या इस प्रोग्राम के लिए। कोई भी प्रोग्राम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, या फिर कोई भी आइटम है किसी भी मिनिस्ट्री का जो है उसमें भाई हमें इतने पैसे की आवश्यकता होगी इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक जो है साल में जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च जो ये फाइनेंशियल ईयर होता है इसमें भाई हमें इतने पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना होता है।
तो फिर सारे जो विभाग जो मंत्रालय है उसका पूरा का पूरा डाटा है वो वित्त मंत्रालय के पास आ जाता है और सबको कलेक्ट करके एक बजट यहाँ पे बना दिया जाता है। ठीक है, तो सभी जो मिनिस्ट्री से पूछ लिया जाता है भाई तुम लोगों को कितने जो है पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो सारा जो है एक प्रकार से यहाँ पे बजट यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है, बजट यहाँ पे बना दिया जाता है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार सबसे पहले किस मंत्रालय को पैसा जो है देने में प्राथमिकता जो है यहाँ पे रखती है। ठीक है, तो भाई हमने देखा कि जो वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट को रखा जाता है, वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्री जो होता है जब बजट को रखता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन जो है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, वित्त मंत्रालय का जो मंत्री होता है वही बजट को रखता है। तो बजट को कौन रखता है भाई सदनों में, यहाँ पे वित्त मंत्रालय जो का वित्त मंत्री होता है, जो फाइनेंस जो मिनिस्टर होता है वो रखता है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो किसकी रिकमेंडेशन लेगा, किसकी सिफारिश जो यहाँ पे लेता है, राष्ट्रपति की सिफारिश यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो बजट है वो आपका एक तरह का मनी बिल आपका होता है। ठीक है, तो बजट है उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, मनी बिल होता है। ठीक है, तो और जैसे ही बजट राष्ट्रपति की सिफारिश लेने के बाद लोकसभा में आपका रखा जाता है, उसके तुरंत बाद जो अन्य राज्य मंत्री होते हैं वित्त मंत्रालय का, उनके द्वारा राज्यसभा में ये रख दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही लोकसभा में रखा जाता है उसके बाद में अन्य राज्य मंत्री जो होते हैं वित्त मंत्रालय, उनके द्वारा राज्यसभा में ये रखवा दिया जाता है भाई। फिर आपकी ये प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। बजट को जब रखा जाता है तो इसको बजट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट कहा जाता है। ठीक है, तो जब बजट को रखा जाता है तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रेजेंटेशन जो है हम बोलते हैं। तो बजट का प्रस्तुतिकरण के बाद सामान्य जो है चर्चा होती है, जनरल डिस्कशन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सबसे जो 5 स्टेज इसकी होती है, सबसे पहले बजट का प्रेजेंटेशन होता है जो हमने यहाँ पे किया। फिर जैसे ही बजट का प्रस्तुतिकरण होता है उसके बाद में सामान्य डिस्कशन होती है, जनरल डिस्कशन होती है भाई। ठीक है, मतलब जो सदनों में जनरल डिस्कशन होते हैं बजट के ऊपर। तो सामान्य चर्चा का मतलब क्या है, सामान्य चर्चा का मतलब भाई बजट के अंदर जो अनुदानों की मांग की गई है अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा, उस पर चर्चा नहीं होती। ठीक है, तो सामान्य चर्चा का मतलब ये नहीं है कि भाई अनुदानों की मांग जो अलग अलग मंत्रालय ने की है उस पर चर्चा हो। सामान्य चर्चा का मतलब है बजट की भाई नीतियाँ जो है यहाँ पे उस पर जो है चर्चा होती है। बजट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है कि भाई बजट है वो कैसा है, किसानों के लिए अच्छा है या मज़दूरों के लिए अच्छा है, बजट में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। तो ये ऐसी जर्नल सामान्य डिस्कशन आपकी होती है जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है। बजट की प्रस्तुतिकरण के बाद में ये सामान्य आपका डिस्कशन, सामान्य जो चर्चा होती है जिसमें भाई जो पॉलिसीज़ हैं या फिर जो बजट है वो किस टाइप का अच्छा है, बुरा है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, ये सारी मतलब जर्नल डिस्कशन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चर्चा लगभग 3 से 4 दिन जो आपकी चलती है। तो जनरल जो डिस्कशन जो है लगभग कितने दिन चलती है भाई, 3 से 4 दिन ये आपकी जो है जनरल डिस्कशन चलती है। जब बजट का प्रेजेंटेशन होता है तो उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण मीन्स इकोनॉमिक सर्वे भी आपका रख दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को भी वित्त मंत्रालय बनाता है भाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इकोनॉमिक जो सर्वे होता है वो जब बजट का प्रेजेंटेशन होता है तो उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आपका आता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन से पहले जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आपका रख दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को जो है वित्त मंत्रालय बनाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको कौन बनाता है भाई, आपका वित्त मंत्रालय ही बनाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है सरकार का ऑथेंटिक डाटा होता है, जिसमें सरकार का आयात निर्यात कितना है, सरकार के पास खनिज संपदा कितनी है, सरकार के पास कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, और ये तमाम तरह के जो है आपके ऑथेंटिक जो डाटा जो आपके होते हैं वो इसमें होते हैं। तो इकोनॉमिक जो सर्वे है उसमें भाई सरकार का जो ऑथेंटिक डाटा होता है, क्या क्या उसमें जो सरकार के आयात निर्यात हैं, खनिज संपदा और रिसोर्सेज हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो है यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे ही जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक जो सर्वे है सदन में रख दिया जाता है, उसके बाद इस किताब को मार्केट में आपका पब्लिश कर दिया जाता है और हर व्यक्ति जो है अब इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक जो सर्वे है उसको हर व्यक्ति जो है पढ़ सकता है। जैसे ही इसको सदन में रख दिया जाता है उसके बाद में मार्केट में जो है किताब के रूप में आपका ये पब्लिश कर दिया जाता है और हर व्यक्ति अब इसको जो है इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ सकता है। तो हमने देखा कि जो सामान्य चर्चा जब ख़त्म होती है तो ख़त्म होने से पहले
वोट ऑन अकाउंट मीन्स यहाँ पे जिसको हम लेखानुदान कहते हैं। तो यहाँ पे जो वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान टोटल बजट का जितना भी अमाउंट है उसका 1/6 बिना बहस के और बिना मतदान के यहाँ पे पास कर दिया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं भाई, लेखानुदान कहते हैं। तो तीसरा यहाँ पे जो बजट का जो चरण है वो लेखानुदान है, वोट ऑन अकाउंट है भाई। तो जब आपकी सामान्य चर्चा जो दूसरी स्टेज है वो ख़त्म होती है, तो उसके सामान्य चर्चा जो ख़त्म होती है उसके पहले वोट ऑन अकाउंट यहाँ पे लेखानुदान जो है आपका होता है। तो यहाँ पे जो लेखानुदान टोटल जो बजट होता है भाई, जितने का भी आपका टोटल बजट है भाई, जैसे 2000 करोड़ का आपका टोटल बजट है, तो उसका जो 1/6 जो है 2000 करोड़, मान लेते हैं कि 2000 करोड़ का टोटल बजट है, उसका 1/6 वो बिना किसी बहस के, ठीक है, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी वोटिंग के वो पास कर दिया जाता है, और इसी को ही लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान क्या होता है, ठीक है, जिसमें जो टोटल बजट होता है उसका 1/6 बिना किसी बहस, बिना किसी जो है यहाँ पे वोटिंग के उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन अब जो वोट ऑन अकाउंट जो होता है, लेखानुदान है, उसको समाप्त कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई वोट ऑन अकाउंट जो है लेखानुदान को आज की स्थिति में इसको भाई समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें कि पहले लगभग जो है फरवरी के लास्ट में बजट आपका रखा जाता था, और लगभग पास होने में मई आ जाता था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फरवरी में रखा जाता था, पास होने में मई चला जाता था। तो सरकार वित्तीय वर्ष जो आपका अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। हमें बताया कि भाई सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से शुरू होता है। सरकारी जो वित्तीय वर्ष आपका स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल जो ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये 1 अप्रैल और मई जो महीने का जो खर्चा वो कहाँ से फिर आएगा, ठीक है, अप्रैल और यहाँ पे मई का जो, ठीक है। तो मई में जाकर आपका पास होता था, रखा जाता था इसको अप्रैल में। तो ये 2 महीने का जो है खर्चा वो कहाँ से आएगा, क्योंकि जो है बजट तो आपका पास यहाँ पे हुआ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि भाई सरकार का काम सुचारू रूप से चलता रहे, तो पहले टोटल बजट के अमाउंट का 1/6 जो है बिना किसी बहस के, बिना किसी मतदान के, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी वोटिंग के 2 महीने का जो खर्चा है वो पास कर दिया जाता था। इसी को ही लेखानुदान कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी भाषा में हमने समझा कि लेखानुदान जो है आपका क्या होता है भाई, तो ये जो 2 महीने का जो खर्चा होता था, ठीक है, तो उसमें 1/6 है, बिना किसी बहस, बिना किसी वोटिंग के यहाँ पे ये पास कर दिया जाता था। इसी को ही लेखानुदान यहाँ पे कहते हैं। तो लेखानुदान है आज की स्थिति में इसको भाई समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इतना जो अब 2 महीने का जो टाइम है वो पहले ही मिल जाता है भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बजट है, पहले क्या होता था फरवरी के लास्ट में रखा जाता था, अब फरवरी के स्टार्टिंग में ही जो है बजट वो आपका पास हो जाता है। फरवरी और मार्च का टाइम आपका मिल जाता है। 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, और फरवरी मार्च में इतना हमें टाइम यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और तब तक जो आपका बजट आपका 1 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल तक आपका ये पास हो जाता है। तो इसको समाप्त कर दिया गया है भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा लेखानुदान है उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें कि जो फोर्थ जो स्टेज में अनुदानों की मांग की बात की गई है भाई, बजट का जो फोर्थ स्टेज अनुदानों की मांग, जिसमें डिमांड ऑफ ग्रांट सम कहते हैं इसको, ठीक है। तो जितने भी जो मंत्रालय होते हैं भाई, अलग अलग मिनिस्ट्री, उनको भाई खर्चे के लिए वो अनुदानों की मांग करते हैं, पैसों की मांग करते हैं। तो इसमें जो क्या होता है कि आर्टिकल 113 में ये दिया गया है। तो अनुदानों की मांग है, कौन से आर्टिकल की बात करता है भाई, अनुदानों की जो मांग है आर्टिकल 113 बात करता है, जो अलग अलग जो मंत्रालय है वो अनुदानों की मांग करते हैं, ठीक है। तो इसमें खर्चा और मतदान जो है आपका है, यहाँ पे इसमें चर्चा और मतदान आपका होता है। जो अनुदानों की जो मांग होती है उसमें डिस्कशन भी होता है और उसमें वोटिंग भी आपकी होती है। हर मंत्रालय या विभाग की अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती हैं, तो ये सब पे जो है चर्चा होती है भाई। जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनकी डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है अलग अलग होती है, ठीक है भाई। उनको जैसे अलग अलग जो भाई किसी मंत्रालय को 100 करोड़ चाहिए, किसी को 200 चाहिए, किसी को 500 करोड़ चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग जो मंत्रालय है उनकी डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इन सब पे क्या होती है भाई, डिस्कशन होता है। जब आपका डिस्कशन होती है तो ये जो चीज़ें आपकी निकल के आती है। पहला जो है डिस्कशन इसमें होती है, तो भाई जो विभागीय जो समितियां हैं, ठीक है, जिसको हम डिपार्टमेंट कमेटी बोलते हैं,
दूसरा यहाँ पे जो कटौती जो प्रस्ताव है जिसको कट मोशन बोलते हैं, और तीसरा यहाँ पे गिलोटिन। 3 चीज़ें यहाँ पे ये निकल के आती हैं जब आपकी वोटिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो पहली बात करें कि जो जब अनुदानों की मांग होती है तो अनुदानों की मांग से पहले विभागीय समितियाँ अपना काम करती है। ठीक है, तो अनुदानों की मांग से पहले जो है कौन काम करेगा भाई, जो विभागीय जो समितियां हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल जो आपकी कमेटीज़ हैं वो भाई काम करती है। डिपार्टमेंटल कमेटियां बनाई जाती हैं, वो जांच करती है। तो यहाँ पे जो विभागीय जो समितियां हैं टोटल भाई कितनी हैं, तो जो विभागीय जो समितियां हैं जो अनुदानों की मांग को लेकर ये बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो विभागीय समितियाँ कुल मिला के आज की स्थिति में देखें तो 24 है भाई, और हर समिति में लगभग जो है 31 आपके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल आपके कितने हो गए भाई, एक जो है विभागीय समिति है उसमें टोटल जो 31 में जो आपके मेंबर होते हैं, तो 24 विभागीय समिति हैं, तो इसमें टोटल 24 × 31 यहाँ पे करेंगे तो इतने आपके सदस्य इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ओके भाई। तो बात करें कि जो इसमें जो टोटल 31 सदस्य होते हैं एक जो विभागीय समिति है उसमें, तो इन 31 सदस्यों में भी भाई लोकसभा में आपके होते हैं 21 और राज्यसभा से होते हैं भाई 10। ठीक है, तो जो विभागीय समितियां बनाई जाती है अनुदानों की जो मांग है उसको जांचने के लिए, तो इसमें भाई लोकसभा जो है उसमें 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से वो कितने सदस्य होते हैं भाई 10 होते हैं। टोटल विभागीय समितियाँ कितनी होती हैं 24, और हर एक विभागीय समिति में 31 आपके सदस्य होते हैं जिनमें 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बात करें कि हर मंत्रालय से संबंधित आपकी विभागीय समितियाँ होती हैं, और किसी एक विभागीय समिति में एक से अधिक मंत्रालय या विभाग आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो एक विभागीय जो समिति है उसमें एक से अधिक मंत्रालय या विभाग आपके हो सकते हैं। कोई विभागीय समिति है उसमें गृह मंत्रालय भी हो सकता है भाई, आपका कृषि मंत्रालय भी हो, मतलब एक प्रकार से एक जो विभागीय समिति के अंडर में आपकी एक से ज़्यादा आपकी मंत्रालय हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो विभागीय समिति है उस मंत्रालय विभाग से संबंधित जो उसके अंडर में आ रही है वो इस बात की जांच करती है कि इन मंत्रालयों ने जो अनुदान या पैसों की जो मांग की है वो सही की है या नहीं की है। ठीक है, तो विभागीय समिति क्या काम करती है भाई, तो ये जितने भी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी ये जांच करती है कि भाई उन्होंने सही तरीके से जो पैसों की मांग की है वो सही भी की है या फिर ऐसे ही कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम इनका होता है। इन विभागीय समितियों में पक्ष और विपक्ष के सदस्य होते हैं और ये जांच करते हैं कि भाई कोई मंत्रालय पैसा सही मांग रहा है या गलत मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष जो है जो रूलिंग पार्टी और जो अपोजिंग पार्टी जो है उन दोनों के सदस्य इसमें आपके होते हैं, पक्ष और विपक्ष के सदस्य। और जांच के बाद ये विभागीय समिति अपनी रिपोर्ट है वो कहाँ पे भेजती है भाई, जांच कर दी तो भाई तो ये अपनी रिपोर्ट भेजती है फिर सदन में। ठीक है, जो हाउसेज हैं उसमें भेजती है, और अनुदानों की मांग के लिए जो चर्चा और मतदान होता है लोकसभा अध्यक्ष 26 दिन का उसको टाइम देता है भाई। ठीक है, तो अनुदानों की मांग को लेकर भाई जो भी डिस्कशन होता है, जो भी वोटिंग होती है, उसके लिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है भाई डिस्कशन कर लो, वोटिंग कर लो, तो उसके लिए कितना टाइम देता है 26 दिन का टाइम देता है अनुदानों की मांग को लेकर। तो 26 दिन में जो भी बजट में मंत्रालयों ने पैसा मांगा है उस पर क्या होती है भाई डिस्कशन होती है, उस पर वोटिंग होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सदन में भाई जो बहुत सारे हंगामे होते हैं जिस वजह से जो ये 26 दिन का जो टाइम है वो ऐसे ही निकल जाता है। और 26वें जो दिन फिर क्या होता है कि 26वें दिन जो आपका लास्ट डे होता है जब ये आता है, तो बहुत से अनुदानों की जो मांग ऐसी होती हैं भाई जिन पर डिस्कशन आपका होता ही नहीं है, कोई डिस्कशन उस पर हुआ ही नहीं है, कोई चर्चा उस पर हुई नहीं है। तो क्या होता है कि बिना किसी डिस्कशन के उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, जो 26वां आपका लास्ट डे होता है ना, तो इस दिन भाई डिस्कशन जो है होती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो अनुदानों की मांग है उस पर डिस्कशन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हंगामे सदन में आपके होते हैं, उसमें टाइम वेस्ट वो कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो लास्ट वाला जो डे है होता है ना, इसे 26वां दिन, क्योंकि 26 दिन का टाइम दिया जाता है और लास्ट डे है, इसमें बिना किसी डिस्कशन के ही जो है ये आपका उसमें पास कर दिया जाता है। ठीक है, अनुदानों की जो मांग को लेकर जो आपका ये है पास कर दिया जाता है।